इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है। रादर सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी देश के लिए होता है नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कंट्रीज के कुछ दोस्त बनते हैं और ऑब्वियसली कुछ दुश्मन भी बनते हैं। लेकिन ये जो दोस्त हैं और ये जो दुश्मन हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अ फ्रेंड कैन बिकम अ एनिमी एंड एन एनिमी कैन बिकम अ फ्रेंड। द बेस्ट एग्जाम्पल जो इस चीज का है वो है चाइना रशिया का रिलेशन। चाइना रशिया पहले एक दुश्मन हुआ करते थे, उसके बाद इनकी दोस्ती हुई, फिर दुश्मनी हुई, फिर दोस्ती हुई। तो ये चाइना रशिया के बीच में बताता है कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में द होल फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी चेंजेस। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार चाइना रशिया, जो आज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हु विल डिसाइड द फ्यूचर। चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है एंड रशिया हैज बीन अ सुपर पावर। आज चाइना एक इकोनॉमिक पावर है और रशिया एक मिलिट्री पावर है, एंड इफ यू कंबाइन द टू देन दैट बिकम्स अ डेडली मिक्स। वेस्ट को आसान नहीं होगा इन दोनों के एक साथ आने से इनको रोकना। दैट इज वाई आज का जो दुनिया है, आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो और डेंजरस है एज कंपेयर टू द पास्ट वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे रशिया चाइना के रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं और रीसेंट टाइम्स में क्यों इनकी दोस्ती बढ़ी है, खासकर 2014 के बाद से। इन सारे चीजों को आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में हम लोग देखेंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू दिल्ली में इंग्लिश मीडियम के बैचेस करोल बाग में 24 अक्टूबर और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर और प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑफलाइन बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अन अकेडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा it also provides optional course, CSAT course, essay writing, comprehensive current affairs, full length test series. For all these informations आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब रशिया चाइना के रिलेशन को समझने के लिए इसको हम बहुत सारे फेजेस में समझेंगे। अगर पहला फेज ले, सो दैट इज बिफोर 1945। 1945 मैंने क्यों लिया है? बिकॉज चाइना जो है एक कॉलोनियल कंट्री रहा है। चाइना वॉज कोलोनाइज्ड, इसलिए चाइना का एक समय कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करता था। चाइना में ऑलरेडी एक डायनेस्टी थी, बट उस डायनेस्टी को कांस्टेंट अटैक किया गया बाय ब्रिटेन, बाय अमेरिका, बाय जापान, बाय रशिया। सो 1940-45 के पहले तक चाइना एक इंटरनेशनल कॉलोनी हुआ करती थी, और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉलोनी जो चाइना के लोकल डायनेस्टी थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी। और क्योंकि चाइना की जो लोकल डायनेस्टी थी वो कमजोर हो चुकी थी, तो इसका बहुत लोग फायदा उठाते थे। जैसे 19th सेंचुरी में जब चाइना एक इंटरनेशनल कॉलोनी हुआ करती थी, जो रशिया की रेजीम है, जारिस्ट रेजीम, वो इसी वीक चाइना का फायदा उठा के चाइना के बहुत सारे एरिया को अपने अंदर रख लेती थी। जैसे ये देख सकते हैं आप, मंचूरिया रीजन जो चाइना के अंदर आता है, इस मंचूरिया रीजन को रशिया ने छीन लिया था, बिकॉज जो चाइना की लोकल डायनेस्टी है वो कमजोर हो गई थी। क्यों कमजोर हुई थी? बिकॉज चाइना वॉज अ कॉलोनी और बहुत सारे बाहर के पावर्स आके इसको इन्वेड किए और अंदर से कमजोर बनाए, तो इसलिए रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। रशिया और उस समय की जो चाइना की एम्पायर हुआ करती थी, किंग डायनेस्टी, उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, बिकॉज रशिया ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड साउथवर्ड्स, और मंचूरिया को इनफैक्ट इन्होंने पूरा छीन भी लिया था। फिर जब सेकेंड फेज की बात करें, जब सारे इंटरनेशनल पावर्स चाइना छोड़ के चले गए, चाइना को अब अपना डेस्टिनी खुद डिसाइड करना था, तो 1945 के बाद चाइना में आपको पता है क्या हुआ? चाइनीज सिविल वॉर हो गया था। जैसे ही
बाहर के पावर्स गए, लास्ट पावर जो जापान था वो भी चाइना को छोड़ के चला गया, तो जो चाइना के अंदर के दो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो आपस में लड़ लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओ जेडोंग कर रहा था लीड, और दूसरे तरफ था आपका केएमटी पार्टी, क्यूमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको चियांग काई शेक लीड कर रहा था। केएमटी पार्टी जो था इसको वेस्ट के द्वारा सपोर्ट था, बिकॉज केएमटी पार्टी चाइना को एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता था, और जो सीसीपी है उसको चाइना को अथॉरिटेरियनिज्म, क्लोज मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहता था। तो इसको सोवियत यूनियन, रशिया ने सपोर्ट किया। तो अगर हम 1945 के बाद से बात करें, जब चाइना सिविल वॉर में चला गया, तो यहां से चाइना और रशिया की रिलेशन वापस से ठीक होने लगी। और ध्यान रखिएगा, जब मैं चाइना की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको पता है चाइनीज सिविल वॉर जब खत्म हुआ 1945 से 49 के बीच में, तो जो सीसीपी है उसने कौन सा चाइना बनाया? पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो केएमटी है वो हार गई इस वॉर को, और वो मेनलैंड चाइना से भाग के बगल वाले आइलैंड में जाके अपना खुद का चाइना बनाया, जिसको कहते हैं हम रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप ताइवान के नाम से जानते हैं। सो जब हम कह रहे हैं कि 1945 के बाद से रशिया और चाइना का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, तो वो पीआरसी की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज रशिया ने किसको सपोर्ट किया था? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। और क्यों सपोर्ट किया था? बिकॉज दोनों मार्क्सिज्म के फॉलोअर्स थे। सीसीपी के जो लीडर थे माओ जेडोंग, उनकी फिलॉसफी थी माओइज्म, और रशिया में जिसने कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया, वो थे लेनिन। तो लेनिन और माओ ये दोनों काफी मार्क्सिज्म से क्लोज थे, जिसकी वजह से रशिया और चाइना दोनों मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड थी। इसीलिए दोनों के बीच में एक रिलेशन काफी अच्छा बना। 1950 में रशिया और चाइना ने 30 ईयर अलायंस ट्रीटी भी साइन किया। सोवियत ने उस समय चाइना को सपोर्ट किया न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में, कंट्री को कन्वेंशनल आर्म्स प्रोवाइड किया। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन है, इसने इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी बॉयकॉट किया। क्यों बॉयकॉट किया? बिकॉज आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उस 5 परमानेंट मेंबर में चाइना भी है, लेकिन उस समय ये चाइना कौन था? दैट वाज द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान था, नॉट द रियल चाइना जो आज हम लोग जिसको पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जानते हैं। तो यही बात सोवियत को पसंद नहीं आया। सोवियत का कहना था कि जो चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, वो आरओसी नहीं होना चाहिए, वो पीआरसी होना चाहिए। तो इतनी गहरी दोस्ती थी इस समय सोवियत रशिया की और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। सो 1945-60 जब ये कोल्ड वॉर का समय था, तो इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी, और ये दोनों मिलके अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे। लेकिन ये दोस्ती में टकरार आ गया, प्रॉब्लम आ गया। 1960 में वो जो पूरा दशक है 1960 से 70 के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए रशिया और चाइना के बीच में, जिसको हम लोग सीनो सोवियत कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। पहला डिस्प्यूट था आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट। मार्क्सिज्म एक ऐसा फिलॉसफी है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया गया है, जिसको समझना आसान नहीं है। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे माओइज्म एक इंटरप्रिटेशन है, माओ जेडोंग की फिलॉसफी जो मार्क्सिज्म को इंटरप्रेट की है अपने हिसाब से। लेनिनिज्म जो मार्क्सिज्म को अपने हिसाब से इंटरप्रेट की है रशिया में। सो विच ऑफ द आइडियोलॉजी इज करेक्ट? हु इज द करेक्ट वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म? उसके बीच में, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल टेंशन बना। मार्क्सिज्म का कौन रियल इंटरप्रिटेशन कर रहा है? 1962 में इंडो चाइना बॉर्डर हुआ, और रशिया ने रिलेटिवली इंडिया को ज्यादा सपोर्ट किया, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1968 में सोवियत यूनियन चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया। क्यों? क्योंकि चेकोस्लोवाकिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो कम्युनिज्म था वो खतरे में आ रहा था चेकोस्लोवाकिया में। तो सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को बचाने के लिए, कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, उसने चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया। तो इससे डर किसको हुआ? चाइना को, क्योंकि उस समय चाइना तो एक वीक पावर था, चाइना तो एक कॉलोनी से निकल के आ रहा था। तो चाइना को डर तो था कि क्या सोवियत कल को हमें इन्वेड ना कर ले। तो सोवियत यूनियन के डर से चाइना थोड़ा घबरा गया था, बिकॉज सोवियत उस समय एक न्यूक्लियर पावर था, मिलिट्री पावर था,
और फाइनली ये सब प्रॉब्लम के बाद एक बहुत बड़ा दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया रिलेटेड टू द यूसरी रिवर। आप देख सकते हो ये मैप, ये है उसरी रिवर। चाइना का कहना है कि ये पूरा एरिया मेरा है, ये पूरा उसरी रिवर का रीजन है। लेकिन पूरा एरिया उस समय किसके पास था? ये रशिया के पास। ये पूरा एरिया रशिया के पास था। आगे जाके रशिया चाइना के बीच में समझौता हुआ, रशिया ने ये वाला पार्ट चाइना को गिफ्ट कर दिया, बाकी ये सारा पार्ट अभी भी रशिया का है। तो 1969 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, बिकॉज इसके बाद चाइना और रशिया आपस में एक तरीके के दुश्मन बन गए। और इसी दुश्मनी का इंतजार अमेरिका कर रहा था, बिकॉज अमेरिका को सोवियत को रोकना था, कम्युनिज्म को रोकना था, और ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमेरिका का सोवियत था। तो अमेरिका को लगा कि चलो ठीक है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, उसके साथ मिलकर काम करते हैं अपने इमीडिएट खतरा सोवियत को रोकने के लिए। तो इसके बाद जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कंप्लीटली बदल गया। अमेरिका जो इस मौके की तलाश में था कि ये दोनों दोस्त लड़े, और जैसे लड़े उसी समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है निक्सन, उनका एक सरप्राइज विजिट होता है चाइना पहली बार, जिसके बाद अमेरिका चाइना जो एक दुश्मन हुआ करते थे उस समय, उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनता था। आज अमेरिका ने अपने ईगो वीगो को खत्म करके, और चाइना ने अपने एंटी अमेरिका को खत्म करके, बिकॉज चाइना को भी अब रशिया का खतरा था। पहले चाइना को अमेरिका का खतरा था, आज चाइना को सोवियत यूनियन का खतरा था, और अमेरिका को सोवियत को रोकना था। तो ये दोनों एक साथ आ गए। और दूसरी तरफ रशिया इंडिया की दोस्ती 1971 में, आपको पता है हम नॉन अलाइनमेंट से हटके एक ट्रीटी साइन किए रशिया के साथ इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, विच इज ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेन था, ये दोनों 1970s में हुआ। और यहां से चाइना का राइज स्टार्ट हुआ, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को टेक्नोलॉजी दिया। केवल अमेरिका ने नहीं, यूरोप ने, बहुत लोगों ने खूब चाइना को टेक्नोलॉजी, वेपन, सब कुछ प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से चाइना का एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ। और इनफैक्ट यहीं पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो आरओसी ताइवान है, इसको बाहर निकाल दिया गया, और रियल चाइना किसको मान लिया गया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बताता है कैसे डिप्लोमेसी घूमते रहती है इधर उधर, कोई चीज परमानेंट नहीं है। अब जब कोल्ड वॉर खत्म होने वाला था 1990 के लगभग, उसके बाद से 2014 के बीच में ये दोनों अगेन दोस्ती के राह पे चले। दुश्मनी था, उसके पहले क्या था? सबसे पहले दुश्मनी था, फिर ये दोस्त बने, फिर ये दुश्मन बन गए, अब वापस से इनकी दोस्ती स्टार्ट हुई। और ये दोस्ती स्टार्ट कैसे हुई? 1989 का एक लैंडमार्क विजिट बाय सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव, जो बीजिंग विजिट किए, जिसके बाद से रशिया चाइना की जो रिलेशन स्टैग्नेट थी, अब वो आगे बढ़ने लगी। और 1990 से 2000 के बीच में वो दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को अपग्रेड किए, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स को सेटल किए, और अपने आर्म्स ट्रेड को बढ़ाए। इनफैक्ट 2001 में इन दोनों ने ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन को भी साइन किया। तो ये दोनों कंट्री का रिलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। और क्यों बढ़ा? सबसे पहला, चाइना में एक लीडर थे डेंग जियोपिंग, जो कि एक बहुत प्रैग्मेटिक लीडर थे। आज जो चाइना की आप राइज देखते हो, ये इन्हीं की वजह से हुई है। बिकॉज इनका कहना था कि हमें कोई भी दुश्मनी, लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है, जिस कंट्री के साथ हमारा फायदा पहुंचता है उस कंट्री के साथ हम मिलकर काम करेंगे। इसलिए चाइना ने अपने रशिया के अगेंस्ट जो पुराने नफरत थे, पुराने प्रॉब्लम थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, उन सबको भूलकर डेंग जियोपिंग रशिया के साथ मिलकर काम किया। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, रशिया आइसोलेटेड हो चुका था और ह्यूमिलिएटेड हो चुका था। रशिया को पार्टनर्स चाहिए थे, तो रशिया चाइना के साथ आ गया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ और वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर हो चुका था। अमेरिका की हेजेमनी आ चुकी थी, जिससे चाइना रशिया दोनों को खतरा हुआ। तो ये दोनों इस कॉन्टेक्स्ट पर अपने दोस्ती को बढ़ाने लगे। और चौथा था कॉम्प्लीमेंटैरिटी। जो रशिया के पास था वो चाइना के पास नहीं था, और जो चाइना के पास था वो रशिया के पास नहीं था। रशिया के पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स था, लेकिन रशिया के पास क्या नहीं था? ना कैपिटल था, ना टेक्नोलॉजी था। चाइना के पास कैपिटल था, टेक्नोलॉजी था, लेकिन नेचुरल रिसोर्स नहीं था। तो ये एक मार्केट कॉम्प्लीमेंटैरिटी बनने से
इनकी रिलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई। तो अब कोल्ड वॉर के बाद इन दोनों के रिलेशन में एक नया एनर्जी देखने को मिला, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट एज सच नहीं हुआ। दोस्ती तो बढ़ा, बट होता ना कि आपके कोई पुराना दोस्त है, आप उसे बहुत कभी कभार मिलते हो, बट दोस्त है अच्छा। तो इन दोनों की सिमिलर यही हुई कि दोस्ती तो बढ़ी, बट कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं आया। आप इससे देख सकते हैं कि रशिया का यूरोप यूनियन में जो एक्सपोर्ट था वो $292 बिलियन था, और ईयू से जो हम लोग इंपोर्ट करता था रशिया, वो $169 बिलियन था। अगर यही हम चाइना रशिया के साथ देखें, तो चाइना रशिया को $53 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, और रशिया चाइना को एक्सपोर्ट कितना करता है? $35 बिलियन। मतलब बताता है कि चाइना रशिया का जो ट्रेड है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू चाइना यूरोप यूनियन का ट्रेड। ये बताता है कि रशिया का उस समय फोकस यूरोप यूनियन पे था, अमेरिका पे था, उनके साथ उनका काफी अच्छा रिलेशन था। और रशिया चाइना के बीच में भले दोस्ती यारी थी, बट ट्रेड कुछ था नहीं। तो जब तक आप दोनों इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक आपका रिलेशन कभी बेटर नहीं बन सकता है। तो ऑल्दो रशिया चाइना दोनों एक साथ दोस्ती कर रहे थे, बट एज सच कोई सिग्निफिकेंट आउटकम दोनों के रिलेशन में नहीं आया। रीसेंट टाइम्स में हम देखेंगे कि ये दोस्ती क्यों बढ़ी है, बिकॉज इनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मिलिट्री पार्टनरशिप, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं पार्टनरशिप के, वो स्ट्रांग हुए हैं। सो 2014 से 22 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छे से बढ़ा? पहला चीज हुआ विच इज रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया। रशिया ने इस क्राइमिया को छीन लिया, और जब रशिया ने क्राइमिया को छीन लिया, तो रशिया के ऊपर अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से रशिया का जो यूरोप के मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी था वो अब कर नहीं पाया, क्योंकि रशिया खूब नेचुरल गैस रिसोर्सेज बेचता था, अब यूरोप खरीद नहीं रहा है। तो रशिया को नए पार्टनर्स चाहिए थे, और उसमें सबसे नया पार्टनर जो बन के निकला वो चाइना, बिकॉज चाइना की मार्केट यूरोप यूनियन की जितनी बड़ी मार्केट है ही। दूसरा चीज क्या हुआ कि 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसके बाद अमेरिका, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना का एक राइज बहुत तेज रेट से हुआ। 2008 के पहले चाइना ग्रो कर रहा था, लेकिन 2008 के बाद वेस्ट का डिक्लाइन हुआ और चाइना का एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका को समझ में आ चुका था कि अब जो अगला दुश्मन है, जो अगला प्रॉब्लम क्रिएटर है, वो है चाइना। और इसीलिए ओबामा ने 2011 में एशिया पाइवट पॉलिसी लाया था, जिसका मतलब था कि अब अमेरिका जो है वो एशिया में फोकस करेगा, क्योंकि एशिया में जो चैलेंज है चाइना का, वो अब अमेरिका के हेजेमनी को खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए अमेरिका ने चाइना को ट्रैप करने का प्रयास किया, और यह बात चाइना को समझ में आ चुका था कि अब अमेरिका जो है वो अब अपना दोस्ती चाइना का छोड़ रहा है। अब वही दोस्त अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को बनाया, और आज वही चाइना इतना आगे बढ़ के अमेरिका को हेजेमनी खत्म करना चाह रहा है। तो अब अमेरिका एशिया पाइवट पॉलिसी के अंदर चाइना को ट्रैप करना चाह रहा था, और यह बात चाइना को समझ में आ गया, और अब चाइना अमेरिका के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट किया। यह चीज कब स्टार्ट हुआ? प्राइमरली 2013 में, जब शी जिनपिंग पावर में। तो रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन खराब हुआ, चाइना का वेस्ट के साथ रिलेशन खराब हुआ, तो इन दोनों का रिलेशन बढ़ा। और कोई भी कंट्री में रिलेशन तभी बढ़ता है जब मिलिट्री पार्टनरशिप और इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों स्ट्रांग हो। आप देखिए इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज मिलिट्री पार्टनरशिप नहीं है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इंडिया अमेरिका का रिलेशन अच्छा क्यों है? बिकॉज मिलिट्री भी पार्टनरशिप अच्छा है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी अच्छा है। सो ये दोनों पिलर्स का मिलना बहुत जरूरी है, और यही दोनों पिलर्स मिले 2014 के बाद, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बदल चुका था और दोनों अब करीब आने लगे। और आज रिलेशन इतना बढ़ चुका है जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, कि मॉस्को बीजिंग ने 2022 में डिक्लेयर किया एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज जहां पे ये दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे। और इनफैक्ट पुतिन और शी जिनपिंग दोनों एक दूसरे को डियर फ्रेंड कहते हैं। डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी चीज होती है सिंबॉलिकली।
तो ये बताता है कि आज ये दोनों की जो दोस्ती 1991 कोल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी, रीसेंट टाइम्स में इन दोनों की दोस्ती अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। वेयर कहां पे इस चीज को हम देख सकते हैं, आप देखिए फरवरी 2022 में शी जिनपिंग और पुतिन बीजिंग में मिले, जहां पे नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई। चाइना की इस पूरे वॉर में न्यूट्रलिटी रही है, चाइना ने कभी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया यूक्रेन वॉर में। चाइना रशिया की जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो सिग्निफिकेंट बढ़ी है। अगर हम बात करें 2024 में जो चाइना रशिया ट्रेड है वो पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ा है, और ट्रेड इन दोनों के बीच में $250 बिलियन हो चुका है। 2023 में शी जिनपिंग रशिया जाते हैं और वहां पे पुतिन को डियर फ्रेंड कहते हैं। 2024 में रशिया में चुनाव होने के बाद पुतिन वापस से जीत के आते हैं और पहला विजिट चाइना करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में एक नया एनर्जी देखने को मिला। और स्टेटस क्या है आप देखिए कि 2023 में $240 बिलियन का ट्रेड है। रशिया अभी सबसे ज्यादा क्रूड सप्लाई कर रहा है चाइना को। चाइना को रशिया के रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, माइनिंग राइट्स इन साइबेरिया मिल रहा है, और रशिया का जो टेक्नोलॉजी के ऊपर पकड़ है न्यूक्लियर पावर और स्पेस में, उसमें भी चाइना को मदद मिल रही है। दोनों मिलकर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, लाइक एससीओ, ब्रिक्स, क्योंकि इन दोनों को मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अमेरिका वेस्ट के इन्फ्लुएंस को कम करना है। ये दोनों मिलकर डी डॉलराइजेशन का कैंपेन चला रहे हैं। ये दोनों अपना, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर क्या हुआ, रशिया और चाइना अपना बायलैटरल ट्रेड 80% ऑफ बायलैटरल ट्रेड ये लोग लोकल करेंसी में किए। तो आपको यह समझना है कि इन दोनों की जो दोस्ती थी कोल्ड वॉर में के बाद स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन केवल बातचीत करने की दोस्ती थी, कुछ सिग्निफिकेंट दोस्ती नहीं थी। सिग्निफिकेंट दोस्ती 2014 के बाद बढ़ा है, क्योंकि मिलिट्री और इकोनॉमिक ये दोनों रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं, प्राइमरली क्योंकि इन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करना। इसीलिए रशिया चाइना एक साथ आके और भी इस तरीके कंट्रीज लाइक ईरान इनको अपने तरफ ला रहे हैं कि अमेरिका और ये जो पूरा लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है इसको रिप्लेस करना। बट क्या इन दोनों की दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें। पहला बात तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये दोस्ती कंपल्शन की दी, दे आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट नथिंग एल्स, ये दोनों की मजबूरी है। आप देखो अमेरिका और ब्रिटेन ये कब से दोस्त हैं? ऐसा तो नहीं कि कभी दोस्त थे फिर दुश्मन हुए, फिर दोस्त हुए, फिर दुश्मन हुए। ये इसीलिए है बिकॉज वो दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं, वो दोनों डेमोक्रेसी हैं, उन दोनों का एक सिमिलर वे ऑफ लाइफ है, सिमिलर आउटलुक है। बट रशिया चाइना के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। सबसे पहली बात तो दोनों का इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन तो रशिया की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन, राइट। रशिया एक सुपर पावर रह चुका है, चाइना एक सुपर पावर बन रहा है, तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना हमसे भी आगे निकल जाए। तो इनके बीच में अभी मजबूरी की दोस्ती है, बट क्या लॉन्ग टर्म रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन दोनों के कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो हम लोग बात करेंगे आने वाले सेशन में कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसलिए यह कहा जाता है कि चाइना रशिया रिलेशन इज अ बबल जो कभी भी फूट सकता है। और इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, बिकॉज इंडिया आपको पता है रशिया का एक बहुत पुराना दोस्त रहा है, और आज जिस तरीके से इस पूरे वॉर के बाद रशिया के चाइना की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा है, तो क्या कल को अगर इंडिया चाइना का डिस्प्यूट होता है तो क्या रशिया हमें मदद करेगा जिस तरीके से उसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मदद किया था? ये सारे चीजों के बारे में बात हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो आपको रशिया चाइना के रिलेशन के बारे में ये पूरा हिस्ट्री समझ में रखना चाहिए था। 1945 के पहले, 1945 से लेकर सीनो सोवियत स्प्लिट, उसके बाद कैसे दोनों मिखाइल गोर्बाचेव चाइना गए, दोस्ती बढ़ी, लेकिन 2014 के बाद और अभी 2022 के बाद दोनों की रिलेशन किस तरीके से मिलिट्री और इकोनॉमिकली दोनों सेंस में सब्सटैंशियली बढ़ी है। और बाकी चीजों के बारे में हम लोग आने वाले सेशन बात करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट विशेस।